न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। नए साल का आगाज होने में बस चंद घंटे बाकी रह गए हैं। उम्मीदों का साल 2022 के शुरू होने से पहले तारे सितारों की चाल समझना में हर कोई लगा हुआ है, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने की वजह से सियासतदानों के लिए साल 2022 बहुत मायने रखता है। 2022 में किस नेता की किस्मत चमकेगी और किस नेता के सितारे गर्दिश में आएंगे, इसके लिए सितारों का गुणा गणित समझना आम लोगों की समझ से तो बाहर है। लेकिन 2022 शुरू होने से पहले ही सितारों की चाल समझने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं खास कार्यक्रम। तो 2022 में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। किस नेता के लिए 2022 का साल कैसा रहेगा, इसको समझने के लिए और आपको समझाने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमार गणेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और मशहूर वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अजय भांबी भी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इन दोनों से हम समझेंगे कि सियासत का गुणा गणित 2022 के गुणा गणित से कितना मैच करेगा या क्या ऐसी चीजें होंगी जो कहीं ना कहीं विघ्न पैदा करने वाली होंगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और हम डॉक्टर भांबी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी की कुंडली क्या कहती है, उनके लिए 2022 का साल कैसा रहेगा। डॉक्टर अजय भांबी, कैसा रहेगा 2022 का साल प्रधानमंत्री मोदी के लिए, क्योंकि बड़ी चुनौतियां हैं 2022 में उनके सामने। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी कुंडली में बड़े भारी राजयोग हैं। एक राजयोग है जिसको बोलते हैं रूचक पंच महापुरुष राजयोग, और एक है नीच भंग राजयोग, एक है गजकेसरी राजयोग। तो बड़े भारी राजयोग हैं, और इतने ना हो तो इतने बड़े देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। तो ये तो अपने आप में है ही। और अभी इनको 10 वर्षीय चंद्रमा की दशा ख़त्म हुई है लास्ट ईयर, इसी वर्ष 2021 में, और ये चली थी 2011 से और 2021 तक। तो इस 10 वर्ष में हमने देखा क्या इन्होंने उड़ान भरी, और ये बिल्कुल अद्वितीय है अपने आप में। 2 बार इस देश का प्रधानमंत्री बनना और पूरे राज्यों में इनका वर्चस्व होना, पूरी दुनिया में जाकर इनका तहलका मचाना, तो ये बहुत। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2021 तक ये चंद्र की दशा थी, तो अब ये समाप्त हुई है, तो क्या कुछ उसका असर पड़ेगा? जी ना, हम तो दशा देखते हैं, जो एक दशा समाप्त होती है फिर दूसरी दशा प्रारंभ होती है। अब ये दूसरी जो दशा है ये है मंगल की दशा, और ये अभी चलेगी, अभी शुरू हुई है। तो मंगल जो है, मंगल ने यहाँ पर एक तो रूचक पंच महापुरुष राजयोग बनाया हुआ है, और दूसरा चंद्रमा को बल दिया हुआ था। अब उसका समय है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मंगल जो है नमाश कुंडली में जाकर नीच का हो जाता है, डेविलिएटेड है, तो इसका प्रभाव घटता है। तो इनके सामने 2022 में चुनौतियाँ आएंगी और संघर्ष करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। मामला इतना आसान नहीं रहेगा 2022 में जितना अभी तक आसान था। चलिए, डॉक्टर गणेश भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर गणेश, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली 2022 के लिए क्या कहती है? क्या आने वाले वक्त में कुछ मुश्किल समय होगा, या जैसे पिछले 7 साल 8 साल बीते वैसा ही वक्त है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की 3 जन्म दिनांक प्रचलन में है। एक तो सर्व प्रचलन में जो कि 17 सितंबर 1950 है, इसके अलावा 17 सितंबर 1949 भी है, और एक है वो है 29 अगस्त 1949। मैंने अब तक के अपने अनुभव में इन तीनों से जो परिणाम पाए, उनमें सर्वाधिक सशक्त जन्म दिनांक जो है वो 29 अगस्त 1949 है, और इसके हिसाब से मूलांक 2 और भाग्यांक 8 है। देखिए, जहाँ तक बात है उनके आयु अंक की, तो इस 28 अगस्त तक तो उनको 73वां वर्ष यानी कि 1 का अंक चलेगा, और उसके बाद बचा हुआ जो कैलेंडर वर्ष उसमें 74वां वर्ष यानी कि 2 का अंक चलेगा। अब यहाँ खास ध्यान दिए जाने वाली बात यह कि ये जो 73वां वर्ष चलेगा उनकी उम्र का 28 अगस्त 2022 तक, ये इनके भाग्यांक का प्रबल विरोधी है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि बतौर देश के मुखिया, प्रधानमंत्री के रूप में और सरकार के मुखिया के रूप में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पर चूंकि ये 73वें वर्ष का जो अंक 1 है वो इनके मूलांक 2 का प्रबल मित्रता का संबंध रखने वाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी 28 अगस्त तक नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो कि अंक 2 से जुड़ा है, जैसे समान नागरिक संहिता या राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर या इसके बराबर का कोई बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं। यहाँ तक तो समय फिर भी कम चुनौतीपूर्ण है, तुलनात्मक रूप से मान सकते हैं कि 80% चुनौतीपूर्ण है। लेकिन 29 अगस्त से 31 दिसंबर 2022 तक उम्र का जब 74वां वर्ष चलेगा, भले ही चाहे वो इनके मूलांक का वर्ष हो, लेकिन वो वर्ष इनके लिए, वो जो समय होगा उस दरमियान का, वो इनके लिए और ज़्यादा 80 की बजाय 125% मान के चलिए, तो ये पूरा का पूरा वर्ष 2022 है ना, इसका अंक बना 6। और ये 6 जो है ये इनके लिए शरीर की यानी कि स्वास्थ्य की बात करें तो, सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर इनके लिए बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। और एक और ख़ास बात यह है कि 7 जुलाई 2021 का जो मंत्रिमंडल पुनर्गठन था ना, ये बहुत अपयशकारी और अशुभ इनके लिए साबित होगा। तो इसी वर्ष यानी कि 2022 में नरेंद्र मोदी जी जो हैं वे अपने मंत्रिमंडल में उल्लेखनीय परिवर्तन या पुनर्गठन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा 2022 मोदी जी के लिए उनके धैर्य की परीक्षा का वर्ष है, उनके स्वास्थ्य की परीक्षा का वर्ष है, सरकार के मुखिया के रूप में उनके रास्ते में कांटे ही कांटे बिछे होंगे, उन कांटों से, उन टूटे हुए ठीकरों से पार पाने का वर्ष है। और पूरे के पूरे संयम के साथ, धैर्य के साथ वे आगे बढ़ेंगे, तब भी उनके मार्ग में चुनौतियां वर्ष 2021 और वर्ष 2020 की बनिस्बत मानकर चलिए कि 150 से 250% अधिक रह सकती हैं। तो आप करें चुनौतियां उनकी बढ़ सकती है। डॉक्टर भाभी, क्या सितारों का असर, जो फैसले लेने की शक्ति होती है, जो इच्छा शक्ति होती है दृढ़, क्या उस पर भी पड़ता है और इसका असर भी दिखेगा 2022 में? देखिए, कुमार जो बोल रहे हैं, इन्होंने तो मुझे कंफ्यूज किया। इन्होंने बोला कि 2-3 उनकी बर्थ डिटेल हैं और ये कोई दूसरी मान के चल रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो है मैं उससे ही चलूँगा। और वहाँ पर चूँकि मंगल की दशा है, जो बातें मैं बोल रहा हूँ ऐसी बातें तो वो भी बोल रहे हैं, हमारी बातों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन डिटेल्स का, वैसे भी नेताओं के डेट्स का चक्कर रहता है, लेकिन मैं इसको सही मानता हूँ क्योंकि हमारे रिजल्ट इससे भी हमको मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और न्यूमरोलॉजिस्ट कहीं से निकाल लेते हैं ना, वो तो उनके पास बड़ा रेंज होता है, हमारे पास एक समय होता है, एक ही डेट होती है। एनीवे, तो यहाँ पर जो है ये मंगल में जब राहु चलेगा अभी जनवरी से, क्योंकि अभी चला है मंगल नमाज में नीच का है, तो पहली बार हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जो बहुत स्ट्रॉन्ग निर्णय लेते हैं, जो भी करते हैं उसमें कभी बैक स्टेप नहीं लेते। पहली बार किसानों के मामले में हमने देखा, तो ये कुंडली हमको सही मालूम पड़ती है क्योंकि यहाँ पर रोचक योग में है, वहाँ पर नीच का है। नीच का मतलब डेबिलिएटेड का मतलब वो उतना शक्तिवान मंगल नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि वो चंद्रमा को अपनी सारी ताकत ट्रांसफ़र कर चुका था। तो 10 वर्ष में तो अक्षुण रहे, लेकिन यहाँ पर किसानों के आंदोलन इसी दौरान में वापस लेना पड़ा। अब ये राहु है, अभी शुरू हो जाएगा, इसी में 5 राज्यों के इलेक्शन होंगे, साल भर चलेगा। तो यह जो है मंगल में राहु, ये थोड़ा राहु कन्फ्यूजिंग होता है। उस कन्फ्यूज़न की अवस्था में आप कुछ डिसीशन जो हैं तत्परता से लेते हैं, कुछ दूरदर्शिता कहीं नहीं रहती। हालांकि इनके डिसीशंस में अभी तक सारी दूरदर्शिता देखने को मिलती है। इनके जो भी निर्णय हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, वो बहुत दूरगामी परिणाम देते हैं, दे भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, और देश ने तरक्की भी की, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दशा, जो भाग्य जो है, किसी का भाग्य दुर्भाग्य वो दशा से चलता है, तो दशा थोड़ी सी कमज़ोर है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी, संयम, विवेक अगर साधा जाए तो मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि योग भंग हो रहा है या इनका राजयोग भंग हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तात्कालिक रूप से 2022 में दिक्कतें पेश आएंगी। चलिए, तो आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें 2022 में पेश आएंगी, और 2022 की दिक्कतों की शुरुआत हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव से ही हो जाए। 2022 के शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है 5 राज्यों के साथ, जो कि बड़ी चुनौती है।
प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी कि पिछली बार की जो जीत है उसे बरकरार रखी जाए। हालांकि दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। डॉक्टर गणेश आचार्य, आपका अंक गणित योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहता है? क्या दोबारा योग है उनके 2022 में मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि सबसे पहली परीक्षा उन्हीं की होनी है? देखिए, यहाँ फिर वही बात आएगी कि जो जन्म दिनांक है योगी जी की, वो भी दो उपलब्ध हैं। एक तो जो सर्व प्रचलित है 5 जून, और दूसरी 5 जून भी जब तक मेरे पास थी मैंने काम में ली, लेकिन कहीं न कहीं कमी रह रही थी। दूसरी जो है वो 29 दिसंबर। तो यहाँ इससे ज़्यादा सटीक परिणाम मुझे अब तक मिले हैं, और भाभी जी बहुत वरिष्ठ और अनुभवी हैं, मुझ पर तो बड़ी कृपा रखते हैं। उनका कहना सही है कि जन्म दिनांक नेताओं की अलग अलग होती है। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ का जहाँ तक मामला है तो 29 दिसंबर। अब यहाँ पर अभी जो एक आपका वाक्य था कि मोदी जी के लिए परीक्षा का वो समय क्या पता उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो जाए जनवरी में, ऐसा कुछ नहीं है। वो मोदी जी के लिए जो उत्तर प्रदेश में उनके परीक्षा का या जो उनके नेतृत्व की परीक्षा का है वो नहीं रहेगा। उसका एक सबसे बड़ा कारण है, वो है योगी आदित्यनाथ जी के अंक। गजब की बात यह कि उनके 29 अगस्त है और इनके 29 दिसंबर। तो हो ये जाता है कि उनका मासांक मोदी जी का जो है वो अगर 8 है तो इनका चलित का अंक 8 है। इसलिए ये जो भाजपा वाले एक जुमला उछाल रहे हैं ना चुनाव प्रचार में, योगी मोदी की जोड़ी, मोदी योगी की जोड़ी, ये बिल्कुल कहीं उनके मुंह से अंक ही बोल रहे हैं कि इन दोनों के अंकों में इतनी गजब की समानता है। और योगी आदित्यनाथ का जहाँ तक मामला है, मूलांक 2 और भाग्यांक 5 वाले व्यक्ति हैं। ये बात बिल्कुल लिख कर लेने की है कि विधानसभा चुनाव के जो अंक हैं, ये अंक 2022 के अंक और साथ ही साथ में योगी आदित्यनाथ जी के अंक, उत्तर प्रदेश की स्थापना के अंक, हम ये लेकर चलते हैं। ये इनकी जो युतियां हैं ना, तमाम युतियां, वो ये बताती हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के फरवरी मार्च के आसन्न चुनाव के बाद में फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। किंतु अब इस किंतु पर भी गौर करना पड़ेगा। ये किंतु 2022 का विषय नहीं है, ये उसके बाद का है। किंतु का मतलब ये है कि कुछ चलित की युतियों के कारण से कि 2022 का जो अंक है वो 6 है, और वो 6 का अंक हालांकि इनके मूलांक का मित्र है मगर इतना अधिक नहीं है। तो इस वजह से ये कार्यकाल योगी जी का अपूर्ण रहेगा। और हाँ, योगी आदित्यनाथ इन चुनावों के बाद में पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मगर चलित के अंकों की विपरीतता के कारण से कानून और व्यवस्था की चुनौतियों का उन्हें अधिक सामना करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन दोनों मामलों में उन्हें अतिरिक्त सतर्कता भी बरतनी पड़ेगी। डॉक्टर भांबी, क्या आप भी इसी तरह से देखते हैं कि जो अंक हैं दोनों के जन्म के वो समान हो रहे हैं, तो इस वजह से ही ये कहा जाता है कि दोनों की जोड़ी के बारे में जो बात की जाती है वो आगे इसी तरह से चलेगी, आप कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्योंकि जहाँ तक इनका कुमार गणेश का ताल्लुक है, ये थोड़े अंक में तो बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। लेकिन अब योगी की जो योगी लोग होते हैं उनकी तो कोई डेट ऑफ बर्थ होती नहीं। अब ये पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, तो बड़ा संकट है। मेरे पास भी 2-3 हैं, मैं कौन सी सही मानूं अब तो। लेकिन नाम तो सही है, नाम तो आदित्यनाथ ही है। तो वहाँ से अगर हम लें तो इनकी राशि पड़ती है मेष। तो मेष राशि से हम देते हैं, क्योंकि अगर अनुपलब्ध हो और कुछ जन्म की तारीख हो वगैरह वगैरह, तो प्रसिद्ध नाम जो होता है उससे भी जानने का हमारा एक तरीका है। विवाह भी हम लोग संपन्न करा देते हैं उससे। तो आदित्यनाथ से अगर हम लें तो एरीज का मेष इनका राशि हुई, और मेष में अभी काफ़ी कुछ होने वाला है। इधर आज की डेट में तो स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, एकदम अच्छी लग रही हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं लग रही। लेकिन अभी अप्रैल में चीज़ें बदल जाएंगी। तो अप्रैल में चीज़ें बदलेंगी तो उसके आसार पहले से होने चाहिए। तो यह इस चुनाव में हम चाहते हैं जीतें, ये हमारे बड़े मन की बात है, क्योंकि योगी जी जीतें थोड़ी अच्छी बात है। ये हमारी उसनाथ परंपरा से भी हैं, हम चाहते हैं जीते, लेकिन इनके लिए आसान नहीं है इस बार जीतना। हम चाहते हैं जो गणेश बोलते हैं ऐसा हो, मैं ऐसा चाहता हूँ, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है। आपको मुश्किल लग रहा है? डॉक्टर गणेश,
आपसे समझना चाहेंगे, जब जन्मतिथि एक नहीं होती है, अलग अलग होती हैं, तो किस आधार पर ये गणना होती है और किस तरह से आप लोग प्रिडिक्ट करते हैं इसको? देखिए, यहाँ पर मैं भाभी जी की बात को थोड़ा सा विस्तार देना चाहूँगा, और वो ऐसे कि जो भाभी जी ने अपने एक अंतिम वाक्य कहा है कि भाई इनके लिए इस बार स्थितियाँ इतनी सरल नहीं रहेंगी। ये बात सही है, ये बात मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। कैसे कि मेरी गणित ये कहती है, अंक ज्योतिष ये कहती है कि जितना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार मिला उतना नहीं मिलेगा, उससे ग्राफ गिरेगा। तो ये बात तो ठीक है कि स्थितियाँ उतनी सहज नहीं है। हाँ, पूर्ण बहुमत चाहे 2 सीट का मिले चाहे 1 सीट का मिले वो मिल जाएगा। अब आपका ये जो प्रश्न है, देखिए क्या होता है, राजनेताओं के मामले में 1 से अधिक जन्म तिथियाँ मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। और भाभी जी का जो ये कहना, ये कथन सत्य है कि भाई अब ये तो हैं ही सन्यासी। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है एस्ट्रोलॉजी का मैं तो ABC भी नहीं जानता, भाभी जी बहुत वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं, लेकिन अंक ज्योतिष ये कहती है कि नाम में बहुत कुछ रखा है, मगर इनके संन्यास पूर्व का नाम अंक ज्योतिष काम नहीं ले सकती, क्योंकि आज इनका नाम क्या है हम उसकी गणना लेते हैं। तो 1 से अधिक जन्म दिनांक होने की अवस्था में मेरी जो विधि है वो अंक ज्योतिष और अंग ज्योतिष, बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस, दोनों चीज़ें काम में लेता हूँ। तो दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद में जो चीज़ सामने आ रही है वो ये ठीक है कि योगी जी के लिए चुनौतियाँ हैं। ये भी सही है कि समाजवादी पार्टी जो पितरी अंकों वाली पार्टी है बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, तो स्वाभाविक है योगी जी के लिए रास्ता सरल नहीं है। लेकिन इनके अंग ज्योतिष यानी बॉडी लैंग्वेज के विश्लेषण और अंक ज्योतिष के अंकों का विश्लेषण अगर मिलाकर देखें तो मुझे इनके फिर से मुख्यमंत्री बनने में भली कठिनाई हो, संकट हो, लेकिन बन पाने में संदेह बिल्कुल भी नहीं है। यानी आप दोनों यही कह रहे हैं कि संकट हो सकती है, कठिनाई हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे ये तय है। तो जो जितनी बढ़त पिछली बार हासिल की थी, क्या पार्टी के अंक गणित से भी ऐसा कुछ पता लगता है डॉक्टर गणेश की पार्टी के अंक गणित से भी ऐसा कुछ पता लगता है कि सीटें कम होंगी ज्यादा, क्या ये कैलकुलेशन भी हो पाता है? बिल्कुल, ये सबसे ज़रूरी बात है। चूंकि आपके प्रश्न में पहले ये बात आई नहीं इसलिए मैंने शामिल नहीं की। देखिए क्या होता है, हमारी विधि में क्या है कि जब भी हम सीटों की गणना की बात करते हैं तो उसमें एक तो हमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिनांक चाहिए मतगणना की, जो कि अभी घोषित नहीं हुई है। तो मतगणना की दिनांक घोषित होने से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंक, वहाँ उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अंक, नाम के जन्म के, मुख्यमंत्री के अंक, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के अंक, ये सब मिलाकर हम देखते हैं, एक अकेले से नहीं होता। आदित्यनाथ जी के लिए जब ऐसा कहा है तो उनकी निजी गणना में संघर्ष आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अंक हैं, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के अंक हैं, वो अधिक अनुकूलता दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन यहाँ पर उनके प्रदेश अध्यक्ष जो स्वतंत्र देव सिंह है, उनके अंक बहुत दुर्बल है, दुर्बल ही नहीं बहुत दुर्बल है। तो उनकी दुर्बलता जितनी हानि पहुंचाएगी, वो जो JP नड्डा और भाजपा के अंक है उनका जो परिमाण है अधिक सकारात्मकता का, उसका ग्राफ नीचे आएगा। लेकिन इन सभी बातों का विश्लेषण करें तो भी पार्टी की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में ये बनने जा रही है। और निजी तौर पर अगर अंक देखें आदित्यनाथ जी के, तो वे उन्हें पुनर्प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। तो पुनर्प्रतिष्ठापित करने का मतलब, स्थापित करने का मतलब ये हुआ कि वो जिस पद पर अब हैं उसी पद पर फिर एक बार बैठेंगे। ये गणनाएं जो भारतीय जनता पार्टी और इन 3 लोगों की करने के उपरांत का प्राप्त परिणाम संसूचित होता है। चलिए, तो आप कह रहे हैं इन तीनों की गणना का ये परिणाम प्राप्त हो रहा है। अब जिक्र कर लेते हैं जिनके आपने भी चर्चा की, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की, जिनको आपने कहा कि कड़ी टक्कर वो देंगे इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, और योगी आदित्यनाथ के सामने कड़ी चुनौती होने वाली है। डॉक्टर भांबी, अखिलेश यादव के सितारे क्या कहते हैं, इस बार गर्दिश में रहेंगे या आसमान को छुएंगे? देखिए, तो मेरे पास जो इनकी कुंडली है अखिलेश की, इनकी कुंडली मेरे पास ये कुंडली है, कर्क लगनी कुंडली है, और वर्तमान में इनको केतु में सूर्य चलता है और फरवरी से चंद्रमा चलेगा।
और सूर्य की और चंद्रमा की जो स्थिति है और ये केतु की स्थिति है, ये बहुत बहुत अच्छी है। और केतु बदलाव लाता है, चेंज लाता है, एकदम ज़मीन से आसमान कर देता है और आसमान से ज़मीन कर देता है। तो केतु को हम ऐसे ही बोलते हैं, जो आसमान पे होते हैं वो ज़मीन पे आ जाते हैं, जो ज़मीन पे होते हैं आसमान पे आ जाते हैं। तो दोनों ही तरफ केतु का जो गति है वही गति चलती है। तो यहाँ पर जो केतु की गति है वो मेरे को ऊर्ध्व दिशा में जाती हुई दिखती है। और इस इलेक्शन का जो डार्क हॉर्स है, मैं इसमें अखिलेश यादव को मानता हूँ। तो आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव के लिए 2022 अच्छा होगा? उनके सितारे इस वक्त आसमान छुएंगे? एकदम अच्छा होगा, क्योंकि सरकार जो बनेगी वो अकेले शायद ना बन पाए किसी की भी। तो वहाँ पर खींचतान होगी, और खींचतान कौन कर पाएगा यह फिर तय करेगा। लेकिन अखिलेश के सितारे अच्छे नहीं, इस समय बहुत अच्छे। डॉक्टर गणेश, 2022 में अखिलेश यादव के सितारे अंकगणित के हिसाब से किस तरह के हैं? क्या उनको फेवर कर रहे हैं? जो वो सत्ता में वापसी का संघर्ष कर रहे हैं, क्या उसमें सफल हो पाएंगे? मैंने वर्ष 2017 के जो विधानसभा चुनाव थे उसी समय मेरे ब्लॉग पोस्ट देखिए, वहाँ ये कह दिया था कि अगले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को बहुत अनुकूलता रहेगी। अब देखिए क्या है, ये वर्ष है 2022 6 के अंक का। अखिलेश यादव की 24 तारीख है, 24 अक्टूबर, तो यहाँ भी उनका जो अंक बना वो 6 बना है। अभी थोड़ी देर पहले भाजपा की बात की तो मैंने कहा था कि भाजपा के अंक अच्छा बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, भाजपा का मूलांक 6 है, यानी भाजपा के मूलांक 6 का 2022 में उसे लाभ मिलना है। तो ये बात भी तय कि अखिलेश यादव के मूलांक 6 का उन्हें लाभ मिलना है। तो बेशक अखिलेश यादव का ग्राफ बढ़ने जा रहा है, और अच्छा खासा बढ़ने जा रहा है, और इतना तो बढ़ने जा ही रहा है कि जिसमें वो ये कहेंगे कि मैं 17 की पराजय के जो घाव है उस पर मलहम लग गया, मेरे 19 की पराजय के घाव पर मलहम लग गया, इतना कुछ है। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है, क्योंकि अखिलेश यादव की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की। तो यहाँ समाजवादी पार्टी के अंकों को नहीं भूलना चाहिए। समाजवादी पार्टी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 8 है। अरे भाई, ये जो 2022 का अंक 6 ना, ये उस 4 का विरोधी है। यानी अखिलेश के खुद का जो मूलांक है वो उनकी पार्टी का विरोधी है। और दूसरी बात क्या है, ये जो वर्ष है, इस वर्ष की बात करें चुनावी वर्ष यानी 2022, यहाँ पर समाजवादी पार्टी है उसका पूरा का पूरा प्रदर्शन अंक 4 यानी राहु से प्रभावित है। अब यहाँ ये खास ध्यान देने वाली बात है, मुझे नहीं पता कि अखिलेश यादव ने किसी ज्योतिषी के कहने से किया या वैसे ही किया, लेकिन पिछले वर्ष की यानी 2021 की जो मेरी भविष्यवाणी सही हुई कि अपने पितृपुरुष शिवपाल यादव से उन्होंने हाथ मिलाया। अब यहाँ देखिए, राहु की कृपा उन्हें मिल गई। तो राहु की कृपा मिलती है तो अनायास आकस्मिक और अनपेक्षित लाभ होता है, और अगर कोप मिलता है तो अनायास आकस्मिक और अनपेक्षित हानि होती है। तो यहाँ पर अखिलेश को अनायास आकस्मिक और अनपेक्षित लाभ होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के खुद के अंक ऐसे हैं कि उस लाभ के प्रतिशत को जो है, जैसे कहते हैं कि नहा धो के 3 पीस सूट पहनकर कोई मिट्टी में कीचड़ में लिथड़ जाए, तो उसका वो परिमाण कम हो जाएगा। तो वो इतना कम तो हो जाएगा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित नहीं हो पाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और एक खास बात का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि इनकी पार्टी का पितृअंक खराब है। खुद इनका अच्छा है, पार्टी का खराब है। इसका मतलब पार्टी के जिसके ये मुखिया है, पितृपुरुष, उस पार्टी का प्रदर्शन पूर्ण सफलता वाला, सरकार बनाने वाला नहीं रहेगा। और एक खास बात, इन्हें अपनी पार्टी के किसी पूर्व मुखिया अथवा कोई निकट परिजन या पिता, इनसे संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधी संकट है, कोई झटका लग सकता है, और ये झटका बड़ा या बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो दोनों का मुखिया है जी, ऐसे व्यक्ति के बारे में। यानी अखिलेश यादव के सितारे तो अच्छे हैं, आसमान में जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के सितारे इतने मजबूत नहीं और इसका असर जरूर पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं 2022 के तारे, नेताजी के सितारे।
इस पर बातचीत लगातार जारी रहेगी। आगे हम बात करेंगे कुछ और बड़े अहम नामों की जिनका देश की राजनीति में बहुत ज्यादा असर होता है। 2022 के तारे, नेताजी के सितारे क्या कह रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं 2022 शुरू होने से पहले, क्योंकि 2021 खत्म होने वाला है, 2022 शुरू होने वाला है और नेताओं की कठिन परीक्षा 2022 के शुरू होते ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो हम बात कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अखिलेश यादव की, योगी आदित्यनाथ की। अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण नाम की जिनकी देश की राजनीति में बहुत ज्यादा दखल है, बहुत अहम रोल है उनका देश की राजनीति में और देश पे जो व्यवस्था है उसको बनाने में। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, उनके सितारे क्या कहते हैं, उनका अंक गणित क्या कहता है, ये भी हम जानेंगे। डॉक्टर भांबी, गृह मंत्री अमित शाह जो कि बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी माने जाते हैं, उनका भविष्य 2022 में उनके सितारे क्या कहते हैं? देखिए, इनकी जो कुंडली है बड़ी गजब की कुंडली है और ये कन्या लगन की कुंडली है। यहाँ पर अभी 2022 में ही 2021 में इनको ये इसकी दशा खत्म हुई राहु की। ये राहु चला इनको 18 वर्ष। तो जब राहु शुरू होता है 2004 के आसपास, 4 के आसपास शुरू होगा, 3 के आसपास, तब ये सत्ता में थे, फिर सत्ता से च्युत हुए, उसके बाद में सब तरह की मुश्किलें आई और उसके बाद में जब राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में आए, नेशनल पॉलिटिक्स में, तो इन्होंने जो कमाल किया, ऐसा कमाल कोई करता ही नहीं है। देखने में नहीं आया एक अकेला व्यक्ति जिसको हर तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ा हो, मंत्री भी रहा हो, फिर उसे जेल भी काटनी पड़ी हो, हर तरह की मुश्किलें हुई हो, और उसके बाद में वो पूरे देश की धारा बदल दी और अपनी पार्टी को ज़मीन से आसमान पे पहुंचा दी। तो ये जो सेकंड इन कमांड में है मोदी साहब के साथ, ये कमाल के आदमी हैं और राहु ने कमाल कर दिया। और राहु पॉलिटिक्स में, राजनीति का ग्रह है और दशम में बैठ के कहीं से कहीं पहुंचा देता है। मुझे याद आ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में भी राहु था। जब राहु की दशा उनको शुरू हुई तो उस दशा में ही वो इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। राहु कुछ भी करता है और राहु ने इन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाया है सब जानते हैं। अब इनको दशा शुरू होगी गुरु की, बृहस्पति की। बृहस्पति कुंडली में यूँ तो हमको बहुत अच्छा दिखता है, नवम भाव में है, भाग्यस्थान में है, अच्छा मालूम पड़ता है। लेकिन जब हम नमाज में देखते हैं तो वहाँ पर ये नीच का हो जाता है, डेबिलिटेड। तो गुरु में इतनी ताकत नहीं है जो राहु में ताकत थी। तो ये गुरु जो है इसका चूँकि नीच का है और दशा इनको इस समय चलती है, गुरु में गुरु चलता है, बृहस्पति में बृहस्पति चलता है, चलने वाला है। तो मेरे को लगता है कि अब थोड़ा समय इनका नरम रहेगा और अगर ये संयम से, धैर्य से, और इनको तो लोग चाणक्य बोलते हैं, और अगर ये चाणक्यपना अपना चलाएं, क्योंकि चाणक्य का समय कभी ख़राब था ही नहीं। जब ख़राब था तब भी ख़राब नहीं था, वो जब भाग रहे थे इधर से उधर तब भी अपना बंदोबस्त कर लेते थे। इनको लोग चाणक्य के तुल्य मानते हैं, तो ये भी अपना बंदोबस्त। सवाल है मेरा आपसे भी कि जो इस तरह से उपनाम से या लोग इस तरह से बुलाते हैं, क्या इनका असर भी पड़ता है? नहीं, इनका असर मेरे को नहीं पड़ता। ये शायद आप लोगों की उपमाएं दी हुई हैं इन लोगों को। आप जो क्या नाम है, जो मीडिया के लोग हैं ये या विद्वान लोग हैं, उपमाएं देते हैं, लेकिन उपमाएं गलत नहीं है। चाणक्य वो था जिसने हर स्थिति में अपने को बचाए रखा और एक राज्य को खड़ा किया। तो इन्होंने भी अपने को हर स्थिति में बचाए रखा और एक राज्य को खड़ा करने में सहयोग प्रदान किया। तो दोनों वो उस तरह की समानताएं हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता अगर कुमार कुछ बोले तो अलग बात है, मैं नहीं जोड़ सकता उसको। डॉक्टर गणेश, क्या कहते हैं अमित शाह के सितारे 2022 उनके लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अनुकूल होगा या दिक्कतें हैं? मेरे परम आदरणीय भाभी जी का मेरी तरफ संकेत करना ही मेरे लिए बड़ा आशीर्वाद है। अब देखिए, ऐसा है कि अमित शाह जो है ये इनके जन्म की तारीख है 22 और मूलांक बना है 4, तो आजीवन राहु से प्रभावित व्यक्ति। दूसरी बात क्या है कि इनका जन्म हुआ है 21 अक्टूबर से 20 नवंबर में। ये अंक 9 का यानी मंगल का समय है। तो इनके मूलांक और चलित के अंक में होगी अंगारक युति, बड़ी विस्फोटक, दबंग, जैसे अग्नि की तरफ प्रज्वलित युति है। तो ऐसे लोगों का जब चलित का
कैलेंडर का वर्ष अनुकूल आता है और उम्र का अनुकूल आता है तो ये लोग बड़ा विस्फोटक रूप धारण कर लेते हैं और दुनिया देखती है इनके जलवे। लेकिन जब वो कैलेंडर का वर्ष और उम्र का वर्ष विपरीत जाता है तो फिर इनकी हालत कैसी होती है ये भी दुनिया देखती है। अमित शाह के जीवन का विश्लेषण करें तो ये चीज़ें देखने में आती है। अब देखिए ये जो वर्ष 2022 है, 2022 का अंक है 6। अब ये 6 का जो अंक बना इनके मूलांक का विरोधी है। यहाँ ये खास ध्यान दिए जाने वाली बात है कि 21 अक्टूबर 2022 तक अमित शाह को उम्र का 58वां साल चलेगा, यानी कि अंक 4, वो मूलांक का ही अंक 4। तो हिसाब से देखा जाए तो अपने ही मूलांक का वर्ष है भाई, बहुत प्रखर व्यक्तित्व सामने आना चाहिए, बहुत जोरदार धाकड़ बातें। लेकिन वर्ष का जो मालिक है उसका अंक 6, वो इसका विरोधी है। वो कह रहा है भैया मैं आपको ऐसे होने नहीं दूंगा। तो सबसे पहली बात तो कि अमित शाह जो है इन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर, शारीरिक शिथिलता, दुर्बलता को लेकर जूझना पड़ सकता है। अब देखिए अंक 4 जो है उसका वर्ष है 58वां, तो जलवे तो दिखाएगा। जलवे क्या दिखाएगा कि बतौर गृह मंत्री ये कोई विस्फोटक नीतिगत निर्णय ले सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी की बात की तो हमने कहा था ना कि भाई वो समान नागरिक संहिता या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या इसके समतुल्य कोई विस्फोटक निर्णय तो वो अमित शाह ले सकते हैं। अब चूंकि राहु का अंक है तो निर्णय तो ले लेंगे, लेकिन वर्ष का मालिक इसके विपरीत है तो फिर उसी निर्णय से इनके लिए संकट जो है वो शुरू हो जाएगा और ऐसी हालत हो जाएगी कि बतौर देश के गृह मंत्री इनको कानून और व्यवस्था संभालने में ही जोर आ जाएगा। तो ये अच्छा वक्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो 2022 बना ये 3 स्त्री अंक से बना और इनका जो 22 तारीख है 22 अक्टूबर वो 2 स्त्री, तो स्त्री अंक इनके खराब हैं, इसलिए इनके साथ विश्वासघात भी होता है, होगा, भीतर से, पास से, निकट से, आसपास से। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर देखना यह है कि पार्टी भी एक परिवार होता है, उसका अंक भी यही अंक 2 होता है, तो पार्टीगत कामकाज में अमित शाह का दखल कम हो जाएगा। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि इनका कद उन मामलों में कम हो जाएगा। एक और बात, मंत्रिमंडल के अपने किसी साथी से या पार्टी के किसी साथी से भी अमित शाह की उलझन और उल्लेखनीय उलझन हो सकती है। तो ये तमाम बातें बताती है कि वर्ष 2022 मैं भाभी जी से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि यहाँ जन्म दिनांक हम दोनों के पास ही एक ही है। इत्तेफाक रखता हूं पूरी तरह कि अमित शाह के लिए वर्ष 2022 धैर्य के साथ स्वास्थ्य संभालने, अपने दिमागी उठापटक को संभालने और अपनी क्रियाओं को प्रतिक्रियाओं से बचाते हुए आगे बढ़ने का वर्ष है। हालांकि ये इस वर्ष बतौर गृह मंत्री कोई एक बहुत बड़ा निर्णय लेंगे जो देश में बवाल मचा सकता है और जनता सड़कों पर आ सकती है या घोर विरोध, संसद ठप हो जाए, इतना बड़ा विरोध भी इन्हें उसके बदले में झेलना पड़ सकता है। अमित शाह के लिए अशुभ वर्ष है ये। तो जब सामने जो होते हैं, जो विरोध करते हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, जोर शोर से बीजेपी का विरोध करते हैं, हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं, प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं, साफ साफ बात कहते हैं। राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है डॉक्टर भाभी? क्या आने वाला वक्त उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए कुछ बेहतर होगा? जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें कुछ बेहतर कर पाएंगे वो? राहुल गांधी की जो कुंडली है वो है तुला लगन की कुंडली है और लग्न में बृहस्पति है, पंचम में राहु है और वर्तमान में राहु में बृहस्पति चलता है और इन दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन साथ में जो इनकी वर्ष कुंडली है वो भी, उसमें तुला लग्न है, वो भी उसमें मंथा की स्थिति अच्छी नहीं है। तो अगर परिणाम की बात करूं तो निसंदेह आपने जो बोला कि राहुल गांधी मुखर होकर बोलते हैं, खूब बोलते हैं और शायद ऐसा मालूम पड़ता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अगर कोई नेशनल लेवल पे बोल रहा है तो राहुल गांधी बोल रहे हैं और कोई नहीं बोलता, बाकी सब प्रदेश में बोलते हैं। तो एक अलग बात है, वो डेमोक्रेसी के लिए हमारी अच्छा है, अलग इशू है। राहुल गांधी को अभी लंबी यात्रा करना पड़ेगी। मुझे नहीं लगता है कि 2022 में सब कुछ उनके लिए बदल जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ बड़ी स्पष्टता के साथ कि 2022 राहुल गांधी को एक पॉलिटिकल जीवन देगा, जीवन दान देगा और इसके बाद लोग इनको पप्पू वगैरह ये जो बोलते थे इस तरह से कहना बंद करेंगे और वो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के रूप में उभर के बाहर आएंगे और उनका जो व्यक्तित्व है अभी तक वो निकल नहीं पा रहे थे,
ना तो उनके पास इंदिरा गांधी का चमत्कार है, ना उनके पिता का है राजीव गांधी का, ना माँ जैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 2022 के जाते जाते वो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन होंगे और उन्हें ना केवल उनकी पार्टी बल्कि पूरा देश बाय एंड लार्ज उन्हें सीरियसली लेगा और उनकी बातों पर चिंतन मनन किया जाएगा। मेरे को लगता है राहुल गांधी इस चुनाव के माध्यम से 2022 में अपने को खोज रहे हैं और अपने को खोज भी पाएंगे और ये उनके लिए विशेष उपलब्धि होगी। चलिए, 2022 में राहुल गांधी खुद को खोज पाएंगे, जो बात कही डॉक्टर भांबी ने, बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर गणेश, क्या 2022 के जो तारे हैं वो राहुल गांधी के सितारों से मैच कर रहे हैं या विपरीत हैं? क्या दिख रहा है आपको? देखिए, राहुल गांधी जी का जो जन्म है वो 19 जून को हुआ है। यहाँ ध्यान दिए जाने वाली बात है कि अगर अर्ध सत्य देखेंगे तो 19 तारीख का जन्म इनकी दादी जी का था, माननीय इंदिरा जी का था। अब इंदिरा जी के जीवन में जो मंगल जिस तरीके का था, तानाशाह की हद तक चला गया, तो मंगल इतना प्रखर था कि विरोधी नष्ट हो जाते, शत्रुहंता योग था। इनके 19 तारीख है, लेकिन ये अधूरा सत्य है। 19 जून 1970 से यहाँ जो भाग्यांक है वो बन गया 6, वो मूलांक में 19 में 1 का भी विरोधी और 9 का विरोधी है। तो यहाँ पर जो इनकी एक राजनीतिक वर्चस्व की जो जीवनदायिनी युति होती है मंगल की, वो नष्ट भ्रष्ट है, जीवन से आरंभ से ही नष्ट भ्रष्ट है। जहाँ सवाल 2022 की बात करें तो देखिए 2022 इनके भाग्यांक 6 का वर्ष है। तो अब ये चाहे शुक्र कैसा भी हो इनके जीवन में, लेकिन इनको अपना असर तो दिखाएगा, फल तो देगा। तो मैं यहाँ ये इत्तेफाक रखता हूँ भांबी जी की बात से कि ये वर्ष इनके लिए कुछ पुनर्प्राप्ति, कुछ नई प्राप्ति, कुछ प्रतिष्ठा का, लेकिन ये कुछ जैसा ही रहेगा। कैसे? उसका कारण ये है कि इन्हें चल रहा है 52वां साल। ये 52वां साल जो है 7 का अंक बना। अब 7 का अंक जो बना है, ये देखने वाली बात है कि वर्षांक 6 उसका मित्र है, ये बात तो सही है। लेकिन जो बना है 5 और 2, ये यहाँ पिता पुत्र चंद्रमा और बुध के बीच में जो तालमेल है वो तो अच्छा है ही नहीं ना। तो पिता यानी कि मुखिया, पार्टी का मुखिया, लेकिन चूंकि इनके ही भाग्यांक का वर्ष है तो कुछ क्या दे सकता है कि राहुल गांधी वर्ष 2022 में कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। ये इन्हें अच्छा मिल सकता है। एक बात और है, इनका अंक 3 यानी बृहस्पति जन्म से ही ठीक नहीं है। इस वर्ष 2022 और 2023, इस और अगले वर्ष में, दोनों वर्ष में इन्हें अंक 3 में कुछ सुधार इनके जीवन में देखने को मिल सकता है। इसका प्रतिफल क्या है? प्रतिफल ये कि अंक 3 अच्छा है जिन अशोक गहलोत का या जिन कमलनाथ का, इन दोनों में से कोई राहुल गांधी को जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो राहुल गांधी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में या उनके सलाहकार के रूप में इन दोनों में से कोई व्यक्ति वहाँ मिल सकता है, या इनके समतुल्य बृहस्पति जिसका अच्छा हो। तो ये वर्ष कोई अच्छा सलाहकार दे सकता है। किंतु जहाँ तक हम बात करें चुनावी लड़ाई में पार्टी की जय पराजय की, तो ऐसा है कि पार्टी को चुनावी पराजयों से तो राहुल गांधी बचा नहीं पाएंगे। पंजाब में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनेगी उसके पीछे राहुल गांधी के अंकों का कोई योगदान इसलिए नहीं होगा क्योंकि वे जो हैं अभी पार्टी में किसी ऐसे पद पर नहीं है जिसकी हम गणना करें। वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री के अंक होंगे, प्रदेशाध्यक्ष के अंक होंगे, सिद्धू और चन्नी के, और इधर सोनिया जी के अंक होंगे। एक और ख़ास बात यह है कि राहुल गांधी चाहे अभी पार्टी महासचिव के नाते बात करें, उपाध्यक्ष के नाते बात करें, कार्यकारी उपाध्यक्ष कल बना दिए जाएं या राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा मैं कह रहा हूँ कि वर्ष 2022 में बन सकते हैं, तो उस रूप में भी राहुल गांधी को पार्टी के विवाद, अंदरूनी विवाद संभालने में बहुत जोर आएगा। और अगर अकेले इनके भरोसे कोई पार्टी का अंदरूनी विवाद छोड़ दिया गया तो सुलझने की बजाय उलझेगा, यही आशंका अधिक है। चलिए, एक और नेता, कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता, महासचिव हैं कांग्रेस की, पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर बहुत ज्यादा महत्व भी है उनका, प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी बात कर लेते हैं। डॉक्टर भांबी, क्या कहती है प्रियंका गांधी वाड्रा की कुंडली? देखिए साहब, इनकी जो कुंडली है, इनकी कुंडली से मुझे शुरू से उम्मीद है और अब मेरी उम्मीद थोड़ी थोड़ी प्रबल हो रही है। इनकी जो कुंडली है वो है मिथुन लगन की कुंडली है। सप्तम भाव में गुरु बैठा है, बुध बैठा है, सूर्य बैठा है। वर्तमान में शुक्र में बुध की महादशा है।
यह स्थिति है इनकी। और इस चुनाव में इन्हें फ़ायदा होगा, इन्हें कोई विशेष फ़ायदा होगा ऐसा नहीं है। हाँ, ये इस चुनाव के बाद जानी जाएंगी कि कांग्रेस में भी ये कुछ कर सकती हैं चमत्कार, तो यहाँ से इनकी कांग्रेस में बैठ जाएगी। अभी ये पार्टी में इसलिए है क्योंकि एक परिवार को बिलोंग करती हैं और परिवार में जो भी होता है वो आ ही जाता है। अभी ये उस बिना पर हैं, उस कारण से हैं, लेकिन अब ये अपनी जगह अवश्य बनाएंगी और इसी वर्ष बनाएंगी, 2022 में बनाएंगी। और इनका जो वर्ष शुरू होता है जीवन का गोल्डन टाइम, वो 2024 से शुरू होता है और फिर ये वे चलेंगी तो राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ देंगी और बहुत आगे बढ़ती ही चली जाएगी। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने और वहीं तभी से आपको उम्मीद ज्यादा दिख रही है प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए। डॉक्टर गणेश, आपका अंक गणित क्या कहता है प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए 2022 को लेकर? देखिए, प्रियंका गांधी जो है, प्रियंका गांधी वाड्रा, तो इनके जो जन्म दिनांक है 12 जनवरी। असल में क्या है, ये इनके जो 3 का अंक है, ये जन्म से इनके साथ है और इसका इस अंक का यानी कि अंक 3 का बृहस्पति का प्रियंका जी को वरदान भी है। यहाँ एक विशेष बात समस्त कांग्रेसियों के लिए मेरी है ख़ास तौर पर कि राहुल गांधी के यहाँ जो अंक 3 बिल्कुल ही नदारद है, यहाँ प्रियंका गांधी के साथ वो है। और एक बात विशेष ये ध्यान देने की कि इनका जन्म हुआ 12 जनवरी, यानी चलित में चल रहा था अंक 8 ओज का, मामूली बात नहीं है ये क्या है, ये जो युति होती है 49वें साल तक, खासकर 40 से 49 में अंक 8 पनपने तो नहीं देता, बहुत बड़ा वटवृक्ष बनने नहीं देता। लेकिन ये बात भी सत्य है कि मैं भाभी जी की बात को इत्तेफाक रखते हुए आगे बढ़ाऊंगा कि इनके जीवन में जो 50 का दशक है, 50 में से 59वां वर्ष, ये 10 वर्ष इतने बढ़िया और इतने बड़े रहने हैं। और जो 2024 की जिसकी भाभी जी ने बात कही है वही तो 50वां वर्ष है इनका। तो ऐसे में मानकर चलिए कि 2024 कैलेंडर वर्ष के हिसाब से 2024 उम्र का 50वां। और इसीलिए कांग्रेस की अगर भविष्य की उम्मीद है तो प्रियंका गांधी है। लेकिन रुकिए, 2 बातें और बोल दूं फिलहाल। एक बड़ी बात तो उत्तर प्रदेश के हालिया विधानसभा चुनाव, क्योंकि ये वहाँ की प्रभारी है इसलिए इनके संदर्भ में हुआ, तो इस राज्य में कांग्रेस की दुर्दशा होने से वे नहीं रोक पाएंगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव के बाद प्रियंका गांधी जो हैं उनका पार्टी में पद और कद दोनों बढ़ेंगे। और साथ ही साथ में एक विशेष बात 2022 में, क्योंकि 2022 में जिन स्त्रियों का नाक से स्वर आता है, राजनेता स्त्रियों का नाक से आवाज़ आती है, और जिनके यहाँ स्त्रियंक नाक के स्वर में खराब हो गया है, चूंकि उनमें से एक प्रियंका गांधी है, तो इन्हें ये ध्यान देना है कि निजी जीवन में पति से संबंधित कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो सकती है, झटका लग सकता है, किंतु राजनीतिक कद और पद बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हाँ, 2024 में अगर पद बढ़ेगा, और अजय भाभी भी कह रहे हैं, डॉक्टर भाभी भी कह रहे हैं कि 2024 ऐसा वक्त होगा जब प्रियंका गांधी का अच्छा वक्त शुरू होगा, वो और मजबूत होंगी पार्टी में भी और देश में भी एक नेता के तौर पर। अब हम पंजाब चुनावों से जुड़े कुछ नामों की बात कर लेते हैं डॉक्टर भाभी और डॉक्टर गणेश। अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल और सिद्धू, जो कि लगातार कांग्रेस में होकर भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, इनकी कुंडली क्या कहती है? किस तरह का साल इनके लिए और इनकी पार्टी के लिए 2022 होने वाला है? इनकी जो कुंडली हमारे पास अमरिंदर सिंह की धनु लगनी कुंडली है, और उसमें जो वर्तमान में इनकी दशा है, शनि की दशा है, और शनि जो इनका बैठा हुआ है, शनि भी इनका 6ठे भाव में बैठा हुआ है। तो अमरिंदर सिंह ने इस बार बड़ा अपना आत्मसम्मान को लेकर एकदम मुख्यमंत्री से जब इन्हें बोला कि आप रिज़ाइन करो, तो उसके बाद इतने दुखी हुए ये कि पार्टी भी छोड़ दी और अपनी पार्टी बनाई, और कुछ शर्तें भी इन्होंने रखी। ऐसा बोलते हैं बीजेपी के सामने, अगर आप ये कानून वापस ले लेंगे किसानों के खिलाफ तो फिर मैं आपके साथ समझौता या गठबंधन कर लूँगा। ऐसा भी हुआ, उन्होंने गठबंधन भी किया, और ये अब अपनी दम पर एक राजा के हट जो है, राजहट, क्योंकि राज है ना, राजा है ना ये, तो राजहट के तहत इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं।
और उसमें इनके साथ में बीजेपी का बहुत बड़ा सहयोग है। इनकी कुंडली में शनि की दशा है, तो मैं ये कहूँगा कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन इनकी इज्जत ज़रूर बढ़ेगी और ये इस बात के लिए जाने जाएंगे कि एक पार्टी को छोड़कर, मुख्यमंत्री का पद छोड़कर, ये अपनी शर्तों पर भी अब जी सकते हैं और पब्लिक इनके साथ है। और इन्होंने इसकी लड़ाई शुरू की है जो अब ये आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर गणेश, केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब भी जा रहे हैं, पंजाब में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। चंडीगढ़ में जो चुनावों के नतीजे आए नगर निगम के, उसको लेकर वो बहुत उत्साहित हैं। जो उनके जो 14 पार्षद चुने गए हैं, क्या ये नतीजे और अरविंद केजरीवाल की कुंडली 2022 में उनके अनुकूल है? अंक गणित क्या कहता है? मैं केजरीवाल के बारे में तो बोलना चाहूँगा, लेकिन यदि आप अनुमति दें तो मैं अमरिंदर सिंह के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। जी देखिए, अमरिंदर सिंह जो है, इनके मूलांक 2 और भाग्यांक 3 वाले आदमी ही 80वां वर्ष चल रहा है। बहुत जल्दी में मैं समेट लूँ बात को। अब ये जो अवस्था है, आयु अंक और कैलेंडर वर्ष 2021 की बात करें तो गलत निर्णय की बात, इन्होंने जो निर्णय गलत लिए वो गलत साबित होंगे। इस्तीफा देना और दूसरी पार्टी बनाना। और अब जो 2022 की बात करें तो 2022 के चुनावी वर्ष के अंक इनके अगर चलित के अंक और उम्र के अंकों के साथ मिलाएं तो ये बात तय है कि विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। प्रदर्शन भी बहुत बुरा रहेगा। कितनी सीटें आएंगी वो वक्त आने पर मैं उसकी भी घोषणा करूंगा। लेकिन इतना अवश्य कद कैसे बढ़ेगा कि इनके जो मूलांक 2 और भाग्यांक 3 ये कहता है पिछले रास्ते से आगे पहुंचना, मतलब ये राज्यसभा में पहुंच सकते हैं और केंद्र सरकार में अच्छे खासे मंत्री पद पर भी देखने को मिल जाए तो अचंभा नहीं होना चाहिए। मैं अब आता हूँ आपके मूल प्रश्न पर, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ। केजरीवाल जी जो है, अब देखिए खास बात क्या, पंजाब में 3 लोगों की बड़ी और कड़ी भूमिका है। अमरिंदर सिंह, नवजोत सिद्धू और केजरीवाल, और तीनों स्त्री अंक वाले हैं। अमरिंदर सिंह का मूलांक 2 है, सिद्धू का मूलांक 2 और केजरीवाल का मूलांक 7 है। तीनों स्त्री अंक वाले हैं। पंजाब इस बार एक बड़ी विचित्र अवस्था को भुगत रहा है और झेल रहा है। केजरीवाल का जहां तक मामला है तो मूलांक 7, भाग्यांक 3। अब ये 7 और वर्षांक 2022 का 6 मित्र युति है और केजरीवाल की उम्र का 54वां वर्ष है, 9 का अंक है। और ये 9 का अंक इनके भाग्यांक का प्रबल सहयोगी है, प्रबल कृपालु है। मतलब ये तो मानकर चलिए। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और, इनकी आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो मूलांक 8 और भाग्यांक 6। अब ये जो इस पार्टी के अंक हैं वो अंक भी केजरीवाल के अंकों के सहयोगी की भूमिका में है। तो इसका मतलब ये जो चंडीगढ़ में भी स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रदर्शन रहा है ना, इसको तुम टीजर मानिए, ट्रेलर माने। पार्टी का जिस विस्तार को सोचकर अरविंद केजरीवाल पंजाब गए हैं ना, उसमें सफल होंगे। और यही नहीं, गोवा में भी सफल होंगे। और पंजाब में पार्टी का प्रदर्शन चमत्कारिक, आम आदमी पंजाब और पार्टी का गोवा में चमत्कारिक आम आदमी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं अंक गणित ये कह रहा है। डॉक्टर भांबी, सिद्धू जी, सिद्धू के बारे में उनकी कुंडली क्या कहती है? नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली बड़ी चमत्कारी कुंडली है और मैं इनको बहुत बढ़िया से जानता हूँ। जब ये क्रिकेट खेलते थे तो किसी ने, जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा कि स्ट्रोकलेस वंडर सिद्धू, और इन्होंने उसका जो फोटो है, जो आर्टिकल था, उसका बड़ा करा के अपनी जिम में लगा लिया और वहाँ प्रैक्टिस की। उसके बाद में ये फुल ऑफ स्ट्रोक हो गए थे। तो इनकी कुंडली बड़ा चमत्कार है और धनु लगनी कुंडली है इनकी। वर्तमान में इनको शुक्र में शनि चलता है, तो यह स्थिति है। और शुक्र में शनि चलता है, और शुक्र में शनि चलता है तो हमारा शास्त्र बोलता है कि ये जो समय होता है बहुत अच्छा नहीं होता और ऐसे में आदमी को अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना चाहिए। जिसमें ये बिलीव नहीं करते, ऐसा ये बिल्कुल नहीं पाएगा, सिद्धू से तो ये नहीं हो पाएगा, ये किसी अवस्था में नहीं करते। तो यह एक स्थिति है। तो अपनी बात, अपना काम ये खुद बिगाड़ते हैं और इन्होंने काफ़ी काम बिगाड़ा हुआ है। इसके बाद भी चूँकि चुनाव है, ये बोल लेते हैं, वाचाल हैं, बोलने में मास्टर हैं, तो ये अपनी पार्टी को हो सकता है सरकार में ना ला पाएँ, लेकिन उसको काफ़ी हद तक उसकी मरम्मत करने में, यानी अच्छी मरम्मत करने में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सिद्धू मरम्मत कर पाएंगे। तो 2022 के तारे में नेताओं के सितारे कैसी चाल रही, ये बात हमने आज की अपने इस कार्यक्रम में। इसका पूरा गणित एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अजय भांबी और न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने बताया। जो दावे इस कार्यक्रम में किए गए वो एक्सपर्ट्स के अनुमान है।
न्यूज इंडिया की इसमें अपनी कोई राय नहीं है, ना ही न्यूज इंडिया जनता के फैसले को किसी तरह से प्रभावित करना चाहता है। डॉक्टर भाभी आपका और डॉक्टर गणेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में, इस तमाम बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।